It is Akram Kalandri here. You are watching your favorite pedagogy channel We Learn. आज आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैं करने लगा हूँ डेवलपमेंटल थियरीज से मुतालिक MCQs, और डेवलपमेंटल थियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पियाजे, विगेट्स्की और कॉलबर्ग। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये किया था कि हमने इसमें सीखा था कि पियाजे क्या कहता है, विगेट्स्की, कॉलबर्ग की थियरीज जो है ना उसको हमने एक्सप्लेन किया था और आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया और उसमें डिमांड की गई कि इनसे मुतालिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के MCQs हैं वो बनाएं ताकि ये थियरीज ज़रा हमें पता चलें कि किस हद तक हम समझ चुके हैं। तो आज उस MCQ सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलते हैं, हम जो है इसमें देखेंगे 25 MCQs मॉडरेट और हाई लेवल पे मैंने चूज़ किया है और हमने इसमें से जो बेस्ट आंसर है, जो बहुत करीब तरीन आंसर होगा, वो हम चूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जो है ना, इसकी 4 स्टेजेस वो आप पढ़ चुके, मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इसके मेंटल स्कीमास थे, इसके अलावा जो वो असेमिलेशन, अकोमोडेशन से मुतालिक, इक्विलिब्रियम से मुतालिक बताता है, और ये इसकी जो डेवलपमेंटल थियरीज थी अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट या एक इंसान। अब चाइल्ड डेवलपमेंट को हम अगर कहें कि ये इंसान की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड तो वो ना रहा, तो चाइल्ड तो था जब वो यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर जो है वो एडल्ट हो जाता है। तो बहरहाल चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी ही मशहूर है, तो मैं भी वही वर्ड यूज़ करता हूँ। ये डिबेट हम कर सकते हैं। MCQs में सबसे पहला MCQ है हमारा, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन। अच्छा, ये कब था? जब सेंसरी मोटर स्टेज थी तो हमने कहा कि बच्चा जो चीज़ वो उसको देखता है वो समझता है कि ये परमानेंट है, वो उसको ढूंढने की भी कोशिश करता है। तो ये जो थी ये सेंसरी मोटर स्टेज थी। मैं डायरेक्ट उसी के ऊपर चला गया, मैं बाकियों को समझाने के चक्कर में कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें अभी ऑपरेशंस बच्चे ने शुरू नहीं किए, लेकिन उसको पता है कि अगर कोई खिलौना जो है ना वो या कोई चीज़ जो है ना चली गई है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का उसका जो थॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो वहाँ पर अभी ऑपरेशंस इसने करना शुरू करने होते हैं, तो यानी ऑपरेशंस करता है, उसमें ट्रायल एंड एरर ज़्यादा नुमाया होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, क्योंकि ये पहली स्लाइड है ताकि मैं पूरी थियरी भी आपको साथ साथ रिवाइज करूं, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर कोई चीज़ वो देखेगा, यानी कोई लफ्ज़ की सूरत में, राइटिंग की सूरत में, या कोई ऑब्जेक्ट एविएट्स, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी और ये थी 7 से 11 साल तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी 11 से ऑनवर्ड। इसके अंदर जो बच्चे की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग वो शुरू हो जाती है। और सेंसरी मोटर स्टेज जो पहली 0 से 2 साल तक की थी, उसके अंदर जो बच्चे की वो होती हैं ज़्यादा सेंसेस, हवा से खमसा का वो इस्तेमाल करता है और उन सेंसेस के ज़रिए जो है वो एक्शन रिएक्शन के ज़रिए वो सीख रहा होता है 0 से 2 साल तक। और लैंग्वेज डेवलपमेंट इसके आखिर में जाके शुरू होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जब 2 से 7 साल तक का बच्चा होता है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। होपफुली मैंने सारा रिवाइज कर दिया। अब सीखता कैसे है, उसके जो मेंटल स्कीमास होते हैं, मेंटल पैटर्न होते हैं। पियाजे का मानना है कि जो मेंटल पैटर्न होते हैं उससे बच्चा सीखता है, खाली स्लेट नहीं होता, जो कि टेबुला रासा का जॉन लॉक वाला, कि वो कहता है कि खाली स्लेट होता है, सर में होता ही कुछ नहीं है। ये ब्रेन एक जो है ना वो एक समझ लें कि गोश्त है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि जो जीन पियाजे है वो कहता है कि ये जीता जागता समझदार एक बच्चा होता है, समझदार कह सकते हैं, या उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसको वो स्कीमा का नाम देता है, और माहौल से इंटरेक्ट करने के बाद वो सीखता है। तो मैंने सारी की सारी साथ आपको ये रिवाइज करवा दी। अब जब आप आगे चलेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ जी, दूसरा MCQs देखते हैं जी। MCQs तो ज़्यादा उसका प्लूरल हो गया। ईगोसेंट्रिसिज्म इज हाईएस्ट इन, ईगोसेंट्रिक बड़ा हो जाता है। तो कौन सी स्टेज में? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहाँ पर तो बड़ा लॉजिकल हो जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट किस्म के, यानी वो काम करना शुरू कर देता है, कंक्रीट चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, वो सीखना शुरू कर देता है, लेकिन जो चीज़ें वो देखेगा, छुएगा और एक्सपीरियंस करेगा उनके साथ वो ऑपरेशंस कर सकता है। और इसके अलावा जो है जो सेंसरी मोटर स्टेज है, यहाँ पर तो अभी जो है वो उसका वो कोई नहीं होता, मतलब सिर्फ अभी वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए यहाँ नहीं कह सकते हम कि ये तो सेंसेस के इस्तेमाल के चक्कर में होता है इस टाइम। लेकिन जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर ईगोसेंट्रिक होता है। वो कहता है जैसा मैं सोचता हूँ बस है ही से, ये अकरम कलंदरी भी ऐसे सोचता है, जो व्यूअर बैठे हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं सारे के सारे। तो ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ईगोसेंट्रिक होता है जी। नेक्स्ट पे जाते हैं, टाइम कम है।
तो मुकाबला बहुत सख्त है। MCQ नंबर 3, कंजर्वेशन अपेयर्स इन, के कंजर्वेशन है कि एक चीज है, मतलब 50 मिलीलीटर की मैं मिसाल आपको देता होता हूं कि 50 मिलीलीटर दूध है, तो वो जो अगर समझता है कंजर्वेशन, तो वो क्या करेगा, उसको लंबूतरे गिलास के अंदर दे दें या उसको जो है ना वो जरा खुले बर्तन में दे दें, तो वो समझेगा कि जी, अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझता है, ठीक है, तो वो कब समझता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर समझता है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर समझता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर समझता है, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के। आप जरा दिमाग अपना घुमाएं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो तो बहुत समझदार हो गया, ठीक है जी, तो ये इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। जब जो है वो यानी उसको समझ लगना शुरू कर, कंजर्वेशन अपेयर्स इन, उसको समझ लगना कि ये यार, ये जो मुझे चक्कर चला देते हैं ना, ये लबूतरा सा गिलास दे के, तो इसमें अब मैं नहीं आना, उसको समझ लग जाती है। तो ये जनाब जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में तो बेचारे को पता ही नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट में चलते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, चीज को रिवर्स कर सकना, ठीक है जी, कि एक चीज है वो रिवर्स, ये थिंकिंग बैकवर्ड मेंटली, ठीक है, कि एक दो चीजें अगर आमने साथ जो है ना वो रखी हुई हैं, तो वो रिवर्स ये भी कर सकता है कि ये एक है और ये एक है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई चीजें जो है ना वो मिक्स कर दी हैं, तो वो उनको रिवर्स करने का उसको हो जाता है। तो इसका मतलब है सिंपल, थिंकिंग बैकवर्ड मेंटली, पहला ही ऑप्शन है। तो ये बाकी जो है ना वो इरेलीवेंट है, मेमोरी का ऐसे रिवर्सिबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रायल एरर जो है ना, ये आप उसमें कंडीशनिंग में चले जाएंगे, आगे कंडीशनिंग ही लिखी हुई है, तो ये वो नहीं है, बिहेवियरिस्ट लोगों की है, तो साथ में बता देता हूं ये भी। पांचवा MCQ, सिंबॉलिक थिंकिंग इज सीन इन, सिंबॉलिक थिंकिंग जो है ना वो कब आती है, सिंबॉलिक थिंकिंग सिंबल्स से, ठीक है, तो ये कब आती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है, ये तो बहुत एडवांस स्टेजेस हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज बहुत ही छोटी स्टेज है, तो इसके अंदर वो नहीं होता। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कंक्रीट किस्म के उसने एक्शन करना शुरू कर देता है। लेकिन जो सिंबल्स हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की खसूसियत हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज सिंबॉलिक थिंकिंग, ठीक है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर देखी जा सकती है, ये अलामात को और इन चीज़ों को वो पहचानना शुरू कर देता है। इशारों की ज़बान भी जो है ना वो समझना, इसको इस तरह से ले लें, इशारों की ज़बान, ठीक है, तो वो जेस्चर्स को भी अब समझना शुरू कर देता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नंबर 6, फेलियर इन कंजर्वेशन ड्यू टू, अच्छा, कंजर्वेशन जो है वो उसका फेलियर क्यों होता है, मेमोरी की वजह से होता होगा, या IQ की वजह से होता होगा, या टीचिंग की वजह से होता होगा। ये होता है स्टेज की वजह से। जो प्याजे, अभी आपने प्याजे को दिमाग में रखना है, तो प्याजे कहता है कि ये स्टेज की लिमिटेशन है, कि वो अगर वो कंजर्वेशन के कानून को नहीं समझता, ठीक है, तो वो उसकी एक खास लिमिट है, एक खास स्टेज है, उस लिमिटेशन की वजह से उस स्टेज में है, तो ये चीज नहीं, उसमें वो फेल हो जाएगा, ठीक है। आप उसको चक्कर चला जाएंगे कि लंबे गिलास को जो है वो आराम से पकड़ के बैठ जाएगा, ठीक। तो ये स्टेज लिमिटेशन है, मेमोरी का कोई मसला नहीं है, मेमोरी भी उसकी ठीक है, IQ भी ठीक है और टीचिंग भी ठीक है, तो स्टेज लिमिटेशन है, यानी ये जो प्याजे की स्टेजेस हैं उसके हवाले से है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टेज, हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकता है, ये कौन सी स्टेज है जी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें तो चीजें देखेगा, हाइपोथेटिकल दुनिया में, फलसफियाना या तसव्वुराती दुनिया में अभी नहीं गया। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर अभी उसने ठीक से ऑपरेशंस नहीं सीखे, कोशिश करेगा, गलतियां करेगा, और उसको ऑपरेशंस जो काम कोई ढंग से नहीं, प्री ऑपरेशनल आसान अल्फाज में काम कोई अच्छा कर नहीं सकता बेचारा। सेंसरी मोटर स्टेज तो वो हाथ पांव चला रहा है, वो इनके बाजू के बल चल रहा है, तो वो सर हिला रहा है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज तो 0 से 2 सीपीआर। तो इसके अंदर जो है जनाब आपका जो नंबर 7 है वो ऑप्शन B है, फॉर्मल स्टेज है जी, जिसके अंदर बच्चा फॉर्मली उसकी लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, हाइपोथेसिस कायम कर सकता है, मफरूजे बना सकता है कि अगर सिनेरियो ये है तो मुमकिनात में ये होगा। हाइपोथेसिस यही होता है ना कि इसके मुमकिन आंसर क्या हो सकते हैं या मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं, ये हाइपोथेसिस, ये फॉर्मल स्टेज के अंदर ये डेवलप होता है जी। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टास्क, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टास्क है जनाब वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सॉर्टिंग है, लॉजिकल अब्स्ट्रैक्शन है, इमिटेशन है,
इमिटेशन तो होती है नकाली, किसी चीज को देख के उसकी नकल मारना। रिकग्निशन होता है यानी ये किसी चीज को पहचान लेना। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, यानी लॉजिकली जो आप के जो आप जो है ना वो जरा फलसफियाना किस्म की आप कहते हैं कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होंगे, ये लॉजिकल थिंकिंग है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप इसको कह सकते हैं। तसव्वुराती दुनिया, तो ये लॉजिकल, ये कब आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ऑपरेशनल जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये पूछा गया है कि ये टास्किंग क्या होती है, तो हमने बता दिया नंबर 8 को, कि इसका ऑप्शन बी था। और उसके बाद है जी फोकस ऑन वन फीचर। अब कब होती है, कंजर्वेशन में, ईगोसेंट्रिसिज्म में, सेंट्रेशन में, या रिवर्सिबिलिटी में। जी इसको चेक करें कि इसका कंजर्वेशन फोकस ऑन वन फीचर, एक फीचर पे फोकस होता है। ठीक है, ये सेंट्रेशन वर्ड भी आपको बाजों का तो उसका क्लू दे रहा होता है कि सेंट्रेशन है कि ये वो एक फीचर को जो है ना वो देख रहा होता है। ये अच्छा, ईगोसेंट्रिसिज्म, क्योंकि वो अपने तौर पर सोचता है। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है कि वो जैसा सोचता है वो उसको लगता है कि दूसरे भी वैसा सोचते हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन जो सेंट्रेशन है, ठीक है, तो ये क्या है जनाब, कि सिर्फ कोई एक फीचर के ऊपर उसने दिमाग लगा लिया और उसी को वो सही मान के बैठ गया, इसको सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो इससे हट नहीं सकता, यानी उसकी जो थिंकिंग का एक ही पहलू, एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक, इसको सेंट्रेशन हम बोलते हैं। टीचिंग इम्प्लीकेशन, टीचिंग इम्प्लीकेशन है जी मेमोराइजेशन, स्टेज बेस्ड लर्निंग, या रीइंफोर्समेंट ड्रिल। ये टीचिंग इम्प्लीकेशन है जी। ठीक है, टीचिंग के अंदर जो है ना वो इंप्लाई होता है, तो टीचिंग में क्या मेमोराइजेशन है, स्टेज बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो टीचिंग के अंदर यानी ये टीचिंग से ताल्लुक रखता है कि जो यानी ये प्याजे की, अभी आप गौर कीजिए, प्याजे को आपने नहीं छोड़ना। प्याजे जो है वो उसकी जो थ्योरी है उसकी किधर हम जो टीचिंग इम्प्लीकेशन है कि जो स्टेजेस हैं उनके मुताबिक बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको परेशान ना किया जाए। अगर वो ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाए कि ये अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, गलतियां बहुत सारी करेंगे और यही गलतियां जो है ना इनकी बेस बना रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना वो कंक्रीट ऑपरेशन के अंदर आप उनको वो खलाई बातें नहीं बता सकते। फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर जो है ना वो लॉजिक भी सिखा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी सिखा सकते हैं। तो जो टीचिंग के अंदर प्याजे की इंप्लीकेशन है या प्याजे का जो हमें फायदा होता है कि हमें प्याजे ने स्टेजेस बता दी, तो उन स्टेजेस को मद्देनजर रखकर हम अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं और बच्चों की लर्निंग को अच्छा कर सकते हैं। अब आ गए जनाब विगट्स की। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। उसको जो प्याजे था वो कंस्ट्रक्टिव, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, वो सिर्फ कहता था कि दिमाग और माहौल में देखता जाता है बच्चा, दिमाग का इस्तेमाल करता जाता है और जान छूटी। ठीक है, लेकिन इसने इंसान को बच्चे के सीखने का जो है वो बताया कि इंसान बच्चे के सीखने में बड़ा मददगार साबित होता है। सोसाइटी, इंसान का मतलब है इंसान, जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी बनाते हैं, तो इसने सोसाइटी का रोल जो है वो बच्चे के सीखने पे, उसकी डेवलपमेंट पे लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक आपने लिव विगर्स की, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट था, उसके बारे में आपने पढ़ना है। अब ZPD का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस होता है जी, असिस्टेड गैप होता है, मेमोरी होता है, IQ होता है। तो ZPD मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये गैप होता है। ठीक है जी, गैप होता है कि बच्चा यहां पर मौजूद है और उसको असिस्टेंस चाहिए तो वो यहां पहुंच सकता है। ठीक है, उसका पोटेंशियल इधर तक है लेकिन जो एक्चुअल लेवल है वो यहां पर खड़ा है, पोटेंशियल लेवल यहां तक है। तो असिस्टेड गैप जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। ZPD या ZPD का मतलब ये गैप होता है, सिंपल में गैप आप कर ले। इसका मतलब मेमोरी भी नहीं है, IQ भी नहीं है। आप वैसे ही इसके अंदर देखेंगे कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो ऑड हैं। इंडिपेंडेंट ऐसा मतलब हो नहीं सकता, मेमोरी नहीं हो सकता, IQ नहीं हो सकता, तो गैप हो सकता है। ठीक है, MCQ नंबर 12, MKO रेफर्स टू मोर नॉलेजेबल अदर। अब मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा? पेरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अच्छा, बुक तो नहीं हो सकती। ठीक है, अदर का मतलब पर्सन हम लेंगे। सोसाइटी में बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सारी सोसाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे कम नॉलेजेबल, उसको ABC आती हो सकता है, दूसरा अनपढ़ आदमी उसको ABC भी ना आती हो। तो स्किल्ड पर्सन जो होगा, जो उससे कि उस हवाले से अगर किसी
कोई मतलब उसकी टीचिंग है, किसी को ABC आती है वो उसका क्लास फेलो हो सकता है, वो ABC उसको सिखा देगा। कोई उसको जो है ना वो थ्योरी समझनी है और उसको नहीं आ रही, दूसरा जो उसका क्लास फेलो है वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, उसका टीचर मोर नॉलेजेबल अदर होगा। वो जिस आदमी को स्किल हो उस शोबे के अंदर उसको मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। तो ये स्किल्ड पर्सन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नंबर 13, रोल ऑफ लैंग्वेज क्या होता है जी विगत्स्की के अंदर? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को वो कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। प्राइवेट स्पीच है जी, तो ये वो सेकेंडरी रोल होता है, प्राइमरी रोल होता है, इमोशनल रोल होता है, बायोलॉजिकल रोल होता है। तो प्राइमरी रोल होता है जी, ठीक है। तो बिल्कुल प्राइमरी रोल होता है लैंग्वेज का विगत्स्की के अंदर कि ये बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, अब बातें करता है और उस बातों से जो है उसके वो उसके अंदर जो है लर्निंग होती है। वो बहुत सारी जो है ना आपस में प्राइवेट खुद से ही जो है वो बातें करता रहता है, सोचता रहता है। तो ये बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी होती है, बच्चे बात कर रहे होते हैं, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। स्केप होल्डिंग ये क्या बला होती है? स्केप होल्डिंग विगत्स्की कहता है कि ये पनिशमेंट होती है, नहीं विगत्स्की कह ही नहीं सकता। ये रेपिटेशन हो सकती है कि दोबारा बार बार हम जो रट्टे मरवाते हैं या रिवाइज करवाते हैं या किसी चीज की को दोबारा करने की कोशिश करते हैं, या टेस्टिंग हो सकती है। नहीं, वो कहता है ये एक सपोर्ट होती है, परमानेंट सपोर्ट नहीं, टेम्परेरी सपोर्ट। इसको मैं इजाफा कर देता हूँ, टेम्परेरी सपोर्ट होती है। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 15, हिंट्स देन रिमूव हेल्प। ठीक है, तो ये क्या है? रीइंफोर्समेंट है, ट्रायल है, कंडीशनिंग है या स्केप होल्डिंग है? हिंट्स आप देते हैं बच्चे को, कहानी आपने वो कोई जो है ना वो आपने थर्स्टी करो कि जी आप वो बच्चे ने कहीं पढ़ी हुई है, आप उसको थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, थोड़ी सी आप सपोर्ट देना चाहते हैं, तो उस वो जो हिंट्स देना है वो असल में स्केप होल्डिंग है विगत्स्की के मुताबिक। आपने पूरा उसको पकड़ के नहीं कि ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी और अब इसको जो है ना वो लिखो, या मैंने आपको याद करवा दी अब इसको लिखो, नहीं, वो हल्का सा आप उनको क्लू देंगे। ठीक है जी, तो ये स्केप होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा कोई जो मोर नॉलेजेबल अदर है उसने थोड़ा सा उसको सपोर्ट देनी है, इसको कहते हैं स्केप होल्डिंग। लर्निंग प्रोसीड्स, लर्निंग जो है ना वो कैसे जो है वो प्रोसीड होती है? तो इसके अंदर जो नंबर 16 है वो लर्निंग कैसे मैचुरेशन से होती है? नहीं, मैचुरेशन का ताल्लुक तो जो है वो आपकी एज से भी हो सकता है। तो लर्निंग के किससे प्रोसीड्स के IQ से हो सकती है, एज से हो सकती है? नहीं, लर्निंग का ताल्लुक आपकी डेवलपमेंट से है। ठीक है, वो बेशक आपकी मसल मेमोरी की लर्निंग हो, वो आपकी जो है ना कॉग्निटिव लर्निंग हो, वो आपकी मॉरल लर्निंग हो, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो लर्निंग का कैसे जो है वो क्या होती है, वो डेवलपमेंट से उसका ताल्लुक होता है जी। पेयर लर्निंग वर्क्स ड्यू टू किसकी वजह से? कंपटीशन की वजह से। दो बच्चे आपस में कंपटीशन आ गए और पढ़ना शुरू कर दिया, तो पेयर लर्निंग किस तरह से काम होती है? मुमकिन है, लेकिन विगत्स्की जो है वो कुछ और कहता है। अच्छा जी, ZPD तो वो गैप है। ठीक है जी, तो वो पेयर लर्निंग वर्क्स ड्यू टू किसकी वजह से? जो पेयर लर्निंग है वो होती है ZPD की वजह से। ठीक है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि जो पेयर लर्निंग है, एक पेयर है तो उसकी जो लर्निंग जो एक बच्चा है जो थोड़ा सा कम वो आप समझ लें उसकी लर्निंग है, एक मोर नॉलेजेबल अदर उसके बैठा है, तो जो उसका पेयर होगा, उसका क्लास फेलो होगा, उसका एज फेलो होगा, उसको थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो वो इसको इधर खींचेगा, अपनी तरफ लेके जाएगा और उसको ज़्यादा उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर देगा। तो जो पेयर लर्निंग वर्क्स क्यों काम करती है? हम दो बच्चों को आपस में क्यों, एक को ज़्यादा एक ज़्यादा जो है ना उसके मार्क्स हैं, एकेडमिकली साउंड है, अच्छा है, और दूसरा थोड़ा एकेडमिकली पुअर है, तो हम उसको आपस में अटैच कर देते हैं। तो वो कंपटीशन तो उनका होता नहीं है। ठीक है, एक बहुत आगे है तो बराबर के हूँ तो दोनों की कोई थर्ड पोजीशन वाला, कोई सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन वाला, उनके आपस में कंपटीशन होगी। इस दफ़ा मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, थर्ड पोजीशन वाला का कंपटीशन तो तब होगा। लेकिन जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो पेयर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो स्केल्ड होगा। तो ये ZPD की वजह से कि उसका गैप हमें पता है, और हमें पता है ZPD गैप है। ठीक है, और हमें पता है कि ये गैप जो है
उससे आगे जो उसका दूसरा पेयर है, उसका जो मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर है, वो थोड़ा सा आगे है, या फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट उसने पोजीशन लिया तो वो थोड़ा आगे है, तो उस गैप को जो है ना वो खींच के लाएगा, बच्चे को अपनी तरफ लेके आएगा, उसकी लर्निंग को आगे लेके आएगा। प्राइवेट स्पीच हेल्प्स, प्राइवेट स्पीच कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन में भी देती होगी, लेकिन विगेट्स्की जो है उसका ख्याल मुख्तलिफ है। क्या वो सोसाइटी के अंदर, मेमोरी के अंदर होती है, तो जनाब वो होती है सेल्फ रेगुलेशन। आदमी अपनी सेल्फ रेगुलेट करता है जब, तो वो प्राइवेट स्पीच बच्चा अपनी थॉट्स उसका थॉट्स प्रोसेस होता है, खुद से खुद जो है ना वो बातें करता है, वो अटर भी कर सकता है, वो दिमाग के अंदर भी जो है ना वो मुख्तलिफ सोचें रख सकता है कि नहीं यार ये ऐसा था, इस तरह से होना चाहिए था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, तो वो करेक्ट ऑप्शन बी है। ये भी प्राइवेट स्पीच हो सकती है, तो प्राइवेटली आप बेशक कर भी सकते हैं। बेस्ट क्लासरूम मेथड कौन सा है जी? इंडिविजुअल, यानी हर बच्चा कहे कि अपना अपना काम करें जी, हर कोई इंडिपेंडेंट अपनी लर्निंग करता रहे, ठीक है? नहीं। दूसरा है साइलेंट, खामोशी से एक को अलग बिठा दें या डंडा उठा लें, पनिशमेंट करें, नहीं। गाइडेड इंटरेक्शन, थोड़ा थोड़ा गाइड करते जाएं, लेकिन बच्चे को ये फील हो। इसके अंदर जो विगत्सी है ना, वो कहते हैं स्पून फीडिंग नहीं करानी, आपने सारा कुछ जो है ना बच्चे के दिमाग में उसको खाली स्लेट समझ के या खाली एक फनल के जरिए उसके सर के अंदर जो है ना उंडेलने वाला मामला, वो इससे वो कहता है आपने ये नहीं करना जनाब, आपने गाइडेड इंटरेक्शन करना है, ठीक है? इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन दूसरा बच्चा ये फील करे कि जो मैंने किया है ये मैंने खुद किया है, दूसरे ने थोड़ा सा मुझे जो है ना वो गाइड कर दिया, वो बेशक टीचर हो या उसका मोर नॉलेजेबल अदर हो। हाँ जी, अब कॉलबर्ग आगे 20 से 25 तक जो है वो हमारे हैं लॉरेंस कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थियरी। इसके मॉरल डेवलपमेंट की इसने 3 जो है वो लेवल्स बताए थे और 6 स्टेजेस बताई थी, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। इसके जो 3 लेवल थे, एक था प्री कन्वेंशनल, जो छोटा बच्चा होता है वो प्री कन्वेंशनल के अंदर होता है, चाइल्डहुड के अंदर होता है, और उसमें फिर 2 स्टेजेस फर्दर दे दी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। कुछ बच्चे ओबीडियंस पनिशमेंट की वजह से करते हैं, कुछ सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से बच्चे कर रहे होते हैं, तो दूसरी स्टेज ये होती है सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से या रिवार्ड की वजह से, ठीक है? तो ये पहली और दूसरी स्टेज हो गई, इसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल। उसके बाद अगली आ गई कन्वेंशनल, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इससे आपके प्याजे से, हम सब का है, आपका भी है, मेरा भी है। प्याजे जो है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहता है, उसमें ये जो कॉलबर्ग है इसकी होती है कन्वेंशनल स्टेज है, एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड तक, ठीक है जी? तो ये आप इसको कह सकते हैं 13 साल से 40 साल तक की जो उम्र है, इसके अंदर जो बंदा उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है, कैरेक्टर ट्रेट्स उसके कैसे बनते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल वाला, ठीक है? बच्चा अच्छा दिखना चाहता है कि लोग मुझे कहें मैं अच्छा लड़का हूं, अच्छी लड़की हूं, तो ये एडोलेसेंस के अंदर होता है, हर टाइम शीशे के आगे, क्योंकि उसको अपना बड़ा जबरदस्त लग रहा होता है। तो उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, या वो जो है ना 25-27 साल का हो गया, तो अब लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, यार ये मैं काम करूंगा तो ये होगा, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या मैं पकड़ा जाऊंगा, थाने वाले ले जाएंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को, ये चौथी स्टेज है। उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीसरा लेवल है। आगे फर्दर उसकी 2 स्टेजेस हैं, 5वीं और 6ठी स्टेज। तो 5वीं स्टेज है वो अब मेच्योरिटी का लेवल है, 40 से ऑनवर्ड, 40 साल से ऑनवर्ड है। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के वो अब ये चाहता है कि जी बराबरी होनी चाहिए, कानून जो है वो या इसको कहते हैं इक्विटी होनी चाहिए। जो गरीब आदमी है उसके ऊपर आप जुर्माने लगाए जाएं, ये मुनासिब नहीं। जो गरीब आदमी है उसकी हेल्प की जाए, उसके लिए कानून तब्दील कर लिया जाए, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो होनी चाहिए। तो ये आता है जनाब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ कैन बी चेंज्ड, कानून जो है ना वो तब्दील किया जा सकता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है? जिसको भी कानून की तब्दील करने की जरूरत है वो कर दिया जाए सोसाइटी की बेहतरी के लिए। और स्टेज नंबर 6 है पोस्ट कन्वेंशनल में यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल। जो यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल है इनर मोरालिटी, ठीक है? मैं अपना कुछ भी जो है ना वो लुटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं जो है ना वो मैं अगर मुझे जेल भी हो जाती है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, मैं दूसरे लोगों के हुकूक के लिए उठ खड़ा हूँगा। मैं ये जो जस्टिस का सिस्टम है ये बहुत ख़राब चल रहा है,
तो ये यूनिवर्सल जस्टिस होना चाहिए तमाम दुनिया, ये नहीं कि किसी मुल्क के जो लोग हैं उनको आप सुपीरियर तस्वर कर रहे हैं, दूसरों को इन्फीरियर तस्वर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब ये आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ का ये वाला स्टेटस होता है तो आप होते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये था, मैंने अब बहुत लंबी चौड़ी लॉरेंस कॉलबर्ग को, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल इसकी थियरी थी तो मैंने इसको रिवाइज करना बेहतर समझा। तो इसमें अब आ गया जो प्री कन्वेंशनल फोकस ऑन किस चीज़ के ऊपर, अभी अभी मैंने बताया है आपको रिफ्रेश, अभी ये आप लोगों ने करने हैं। रूल्स के ऊपर होता है जी, एथिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर। तो 20 का जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बी, आप सही पहुंचे रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर। प्री कन्वेंशन जो बच्चा है या रिवार्ड एंड पनिशमेंट की वजह से वो कोई अपना किरदार बेहतर करने हो या कोई या दूसरा करेगा उसकी वजह से या उसका इंटरेस्ट हो गया, उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जाग पड़ी तो वो कोई अच्छा, उसकी मोरालिटी बेहतर हो जाएगी। जो कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज क्या है, वो सेल्फ के ऊपर बड़ा वो होता है, फोकस्ड होता है, या उसके ऊपर होता है जनाब सोशल अप्रूवल के ऊपर। हाँ, कन्वेंशनल लेवल में हमने अभी पढ़ा गुड बॉय गुड गर्ल, ये सोसाइटी यार मुझे अच्छा समझे, मुझे कहेगा ये बड़ा अच्छा जो है ना अकरम की, बहुत ज़बरदस्त। तो ये सोशल अप्रूवल के लिए कोशिश होती है। फर्दर इज एथिक्स नहीं, वो अगली स्टेजेस हैं, लॉजिक अगली स्टेज जी। 22 पोस्ट कन्वेंशनल, जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की, वो क्या है जी, ओबीडियंस नहीं, ये तो छोटे बच्चे करते हैं, लॉ नहीं, ये जो है ये आ गए ये जो है जनाब आ गए जो उसके अंदर था, जो नौजवान है या 40 साल से नीचे तक ये लॉ को फॉलो करते हैं। तो और जो पोस्ट कन्वेंशनल वो प्रिंसिपल्स की बात करती है, प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसके लिए कोई अमीर गरीब सब बराबर है, यूनिवर्सल उसका जो उसकी थिंकिंग है वो बड़ी यूनिवर्सल होंगी। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल यहाँ पर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उसके बाद अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए कौन सी स्टेज होती है, अब स्टेजेस आ गई, पहले 3 लेवल हैं लेकिन 6 स्टेजेस हैं। तो ये कौन सी स्टेज आ गई जनाब आपकी, ये आ गई स्टेज 1 पनिशमेंट, और या पनिशमेंट मिलेगी या क्या था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये स्टेज 1 है। बच्चा छोटा बच्चा होता है तो वो ओबीडियंस और उस स्टेज में होता है, या उससे अगली स्टेज में आ जाता है रिवार्ड के ऊपर, और दूसरा इंटरेस्ट, उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाती है ये जनाब। और लॉ एंड ऑर्डर के स्टेज के अंदर होता है जनाब, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है बंदा, तो ये दूसरी स्टेज भी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है। और तीसरी स्टेज के अंदर तो वो बंदा खुद जो है वो प्रोजेक्शन कर रहा होता है, और जो 5वीं स्टेज है वो प्रिंसिपल्स, 5वीं और 6ठी स्टेज प्रिंसिपल्स की होती है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को बंदा जज मतलब पूरी दुनिया के लिए वो बेहतरी की वो अब रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता है, सोसाइटी को बेहतर करना चाहता है। जो स्टेज नंबर 4 है वो लॉ एंड ऑर्डर की है, ठीक है जी, ये चौथी स्टेज होती है। और उसके बाद हमारी आगे जनाब जो नेक्स्ट है जस्टिस ओवर लॉ, ठीक है, ये जो हाइंस डिलेमा था, तो ये जस्टिस होना, कानून कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, तो जो वो होना चाहिए, अदल होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज के अंदर हो सकता है, ये पहली स्टेज वो तो डर के मारे करता है, तीसरी स्टेज गुड बॉय गुड गर्ल वाली, ठीक है जी, चौथी स्टेज है उसके अंदर कानून सबसे ऊपर है, ठीक, बंदा कानून के डर से, सजा जजा के डर से। लेकिन जो 5वीं और 6ठी स्टेज है इसके अंदर के जो जस्टिस है वो कानून से ऊपर है, कानून से बाला है। अपने एक जो अमेरिकन जज था वो इस स्टेज की जो है फैसले किया करता था, ठीक है, कोई कैंसर ज़दा है तो वो उसको जुर्माना नहीं लगा, वो जल्दी से तेज़ ड्राइविंग करके जाए, उसको जुर्माना नहीं लगाता था, ठीक है। कोई छोटा बच्चा साथ है, कोई बेबी साथ है, तो उनको उल्टा चॉकलेट दे देता है कि वालदा जो है वो कर रही हैं जी, उसने रैश ड्राइविंग कर रही थी, वालदा ने बताया कि कोई मजबूरी थी, तो उसको जुर्माना लगा दिए कि इसको जो है आप $50 की आप चॉकलेट्स खिलाएंगे। तो ये है कि कानून से ऊपर हो जाता है। तो ये आज के हमारे जो हमने किए, फर्दर इसमें आंसर की भी मैंने दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। तो आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे फीडबैक मिलता है, नई वीडियोस की डिमांड आती है और बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, इसलिए बाज़ लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ कि डिमांड मेरी बहुत हाई है यानी वीडियोस बनाने की। तो इसके लिए जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसके मुताबिक वीडियो बना डालता हूँ। होपफुली कि आप इसको एंजॉय करते होंगे। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।